यहाँ पर इतिहास के काल का विभाजन हम देखेंगे कौन कौन से हैं। ठीक है, तो देखिए सामान्य परिचय में 3 भागों में बांटा गया, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। ठीक है मित्रों, तो प्रागैतिहासिक काल में क्या होता है, इसमें लिखित साक्ष्यों का अभाव होता है, मतलब हमें कोई भी चीज़ लिखी हुई नहीं मिलती है, सिर्फ हमें पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध होते हैं। ठीक, और अगर ऐतिहासिक काल की बात करते हैं, आद्य ऐतिहासिक काल की बात करते हैं, तो इसमें लिखित साक्ष्य उपलब्ध तो थे पर उनको हम पढ़ नहीं सकते थे। ठीक, उनको पढ़ नहीं सकते थे। अभी मैं समझाऊंगा सारी चीज़ें। और पुरातात्विक साक्ष्यों पर निर्भरता, मतलब पुरातात्विक साक्ष्य यहाँ से भी मिले हैं। ठीक, अब तीसरा आता है ऐतिहासिक काल, जिसमें लिखित साक्ष्य उपलब्ध हैं और उनको हम पढ़ भी सकते हैं और पुरातात्विक साक्ष्य भी उपलब्ध हुए हैं। ठीक, तो तीनों से पुरातात्विक साक्ष्य तो मिले हैं हमें, लेकिन पहले से प्रागैतिहासिक काल से हमें लिखित साक्ष्य का कोई भी वर्णन नहीं मिला हुआ है, हम लिखित साक्ष्य के बारे में कुछ भी नहीं जानते। लेकिन आद्य ऐतिहासिक काल में हमें लिखित साक्ष्य उपलब्ध हुए हैं बट हम उन्हें पढ़ नहीं सकते, वो अपठित हैं। और ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य उपलब्ध हुए हैं जिनको हम पढ़ भी सकते हैं। तो समझिए, पहले ये आपको पता होना चाहिए, प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। जिनको बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है उनके लिए। ठीक, तो देखिए कहानी मैं बताता हूँ। एक छोटा बच्चा जब होता है, ठीक, तो वो लिखना पहले नहीं जानता है। तो ये कंटिन्यू आपको ये क्रम याद होना चाहिए, प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। ठीक, तो छोटा बच्चा जो होता है उसे लिखना उखना कुछ नहीं आता है, तो समझिए लिखित साक्ष्यों का अभाव है। फिर क्या होता है, लिखने आता है। जब छोटा बच्चा होगा तो उसको आप पेन पकड़ाओगे, पेंसिल पकड़ाओगे तो वो लिखेगा, कुछ ना कुछ जरूर गोजेगा इधर उधर, लेकिन उनको हम पढ़ नहीं पाएंगे। ठीक, तो ये आद्य ऐतिहासिक में हो गया। और फिर वह जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तो वो जो लिखेगा और बहुत ज़्यादा लिखेगा और बहुत लोग पढ़ भी लेंगे उसे। तो आई होप ये चीज़ें समझ में आएंगी। एक छोटा बच्चा, ठीक, नहीं लिखने आता, पेन भी नहीं पकड़ने आएगा, पेंसिल भी नहीं पकड़ने आएगा, ऐसे ही रहेगा। फिर थोड़ा सा जब बड़ा होगा, देखते होगे अपने घर में थोड़ा सा बच्चा बड़ा होता है, कॉपी किताब ले लेता है और उस पर गोजने लगता है, ऐसे ऐसे। ठीक, ऐसे ऐसे गोजने लगता है, कुछ भी बना देगा। तो भाई लिख तो रहा है, पेंसिल तो है उसके पास, यानी लिखित साक्ष्य उपलब्ध तो हैं बट आप पढ़ ही नहीं पाओगे। बोलोगे कि क्या लिखा है यार, ये ऐसे ऐसे करके क्या लिखा है। ठीक, तो ये चीज़ें क्लियर हो गई। फिर क्या होगा, थोड़ा सा जब वही बड़ा हो जाएगा तो ऐतिहासिक, अब वहाँ पर लिखित साक्ष्य वो सीख जाएगा लिखना। अभी यहाँ गोज रहा था, यहाँ तो उसके पास पेंसिल ही नहीं थी, तो यहाँ से आपको समझ में आएगा कि वो पढ़ने लायक हो जाएगा। ठीक, और पुरातात्विक साक्ष्य तो हर जगह से मिले हुए हैं। अब देखिए प्राग ऐतिहासिक काल में पत्थर मिले हुए हैं। ठीक, तो इनको पाषाण कालीन सभ्यता बोल दिया गया है। इनको भी 3 भागों में डिवाइड कर दिया गया है। ठीक, आगे हम पढ़ेंगे। आद्य ऐतिहासिक क्या है, यहाँ से कांसा उपलब्ध हुआ है। ठीक, तो इसको हम क्या बोलते हैं, कांस्य युगीन सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता या सरस्वती सभ्यता। ठीक, ये सारी चीज़ें बोलते हैं, हड़प्पा सभ्यता, कुछ भी बोल दीजिए। ठीक, ऐतिहासिक काल हो गया, ये लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से प्रारंभ हुआ है। ठीक, जिनमें हम लोग आते हैं 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से। तो आई होप ये चीज़ें समझ में आई होंगी। तो जैसा कि मित्रों पिछली वीडियो में मैंने ये बताया आपको कि पाषाण काल जो है, हम इसे पाषाण काल क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ से पत्थरों के चीज़ें हमको मिली हुई हैं, पत्थरों की चीज़ें मिली हुई हैं, इसलिए पाषाण काल कहते हैं। ठीक, तो इनको 3 भागों में विभाजित किया गया है। ठीक, 3 काल इनका है, एक पूरा पाषाण काल है, एक मध्य पाषाण काल है और एक नव पाषाण काल है। इस पूरा पाषाण काल को भी 3 पार्टों में डिवाइड कर दिया गया है, पूर्व पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। ठीक, तो आइए हम डिटेल में बात करते हैं इनके उपकरणों में क्या क्या भिन्नता रही है, कहाँ कहाँ किस चीज़ के उपकरण पाए गए हैं और क्या क्या भिन्नता रही है। ठीक है मित्रों, जैसा कि आपको पता है पाषाण काल में कोई भी लिखित साक्ष्य हमें नहीं मिला हुआ है, केवल पुरातात्विक साक्ष्य मिले हुए हैं। ठीक, जिसे हम प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं या पाषाण कालीन सभ्यता भी कहते हैं। ठीक, या पाषाण काल कहते हैं। ओके मित्रों, तो ये पाषाण काल नाम इनका क्यों पड़ा हुआ है, ये पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर पड़ा हुआ है। लेकिन अगर लिखित साक्ष्यों की बात हम करते हैं तो इसी का नाम प्राग ऐतिहासिक काल हो जाएगा। ठीक है मित्रों, ये मैंने पिछली वीडियो में आपको डिटेल में बताया। तो आइए देखते हैं हम इसके बारे में, इसको जूम करते हैं। ठीक है, तो देखिए ये जो है हमारा पूरा पाषाण काल, यहाँ से हमें शिकारी एवं खाद्य
संग्राहक मिला हुआ है। ठीक, मतलब शिकार लोग करते थे और खाद्य संग्राहक मतलब खाने की वस्तुओं को लोग जुटाते थे। ठीक, पशुपालन, कृषि एवं अग्नि के ज्ञान का अभाव हुआ है। पूरा पाषाण काल से हमें पशुपालन मिला है, कृषि एवं अग्नि के ज्ञान का अभाव। ठीक, यानी पशुपालन, कृषि एवं अग्नि के ज्ञान का अभाव यहाँ पर हुआ है। और इसी काल से संबद्ध प्रथम हस्तकुठार, ठीक, 1863 ईस्वी में पल्लव और मद्रास में रॉबर्ट ब्रूसफुट को प्राप्त हुआ है। यानी प्रथम हस्तकुठार कहाँ से प्राप्त हुआ है? मद्रास से, रॉबर्ट ब्रूसफुट को। ठीक, 1863 ईस्वी में, ये याद रखिएगा। अब देखिए, अगर हम मध्य पाषाण काल की बात करते हैं तो मध्य पाषाण काल में आप देखोगे शिकारी एवं खाद्य संग्राहक होंगे। तो पूरा पाषाण काल में भी खाद्य संग्राहक थे और मध्य पाषाण काल में भी शिकारी एवं खाद्य संग्राहक थे। ठीक, अब साक्ष्य की हम बात करते हैं तो पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं, वो कहाँ से मिले हैं? आदमगढ़। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था, इसका ट्रिक भी बताया था कि आदमियों के बीच में ही मनुष्य रहेगा, इसलिए मध्य में रहेगा कहाँ? आदमियों के, तो वो पशुपालन करेगा। फिर बागौर हो गया, राजस्थान हो गया। ठीक, अस्थि निर्मित उपकरण हमें मिला है सराय, नाहर, राय और महदहा से। महदहा से हमने बताया था कि कोई चीज़ दहा हो जाती है यानी दहन हो जाता है तो हमें सींग और हड्डियाँ मिली हुई हैं। ठीक, ये बात याद रखिएगा। अब आगे हम देखते हैं नवपाषाण काल के बारे में। ठीक है मित्रों, तो नवपाषाण काल में खाद्यान्नों का सर्वप्रथम उत्पादन, मतलब नवपाषाण काल मैंने बताया था ना, ट्रिक इसका बताया कि नवपाषाण काल क्या है, यानी कोई चीज़ें नव यानी नई। ठीक, तो खाद्यान्नों का सर्वप्रथम उत्पादन, खाद्यान्न कब उत्पादित होता है? जब चीज़ें, मतलब आप किसी चीज़ को बो दोगे, आप उसको लगा दोगे तो वो उसमें से नई चीज़ें निकलेंगी। ठीक, नई चीज़ें मतलब गेहूं का पौधा लगा तो ढेर सारे गेहूं निकलेंगे, नए गेहूं निकलेंगे। ठीक, तो ये हो जाएगा नवपाषाण काल, यानी खाद्यान्नों का सर्वप्रथम उत्पादन। सर्वप्रथम उत्पादन यही किया गया है, कहाँ पे? नवपाषाण काल में। और आग का प्रयोग भी, ये एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। ठीक, आग का प्रयोग भी नवपाषाण काल में हुआ और इसको एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हम बताते हैं। चलिए अब देखते हैं स्थल की बात और उनसे प्राप्त साक्ष्य। कहाँ पे? नवपाषाण काल में। तो लहुरा देव से मैंने बताया हुआ है, जो कि भारत में है। चावल का प्राचीनतम साक्ष्य मिला हुआ है 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व के मध्य में। ठीक है, मेहरगढ़ पाकिस्तान से मैंने बताया गेहूं का प्राचीनतम साक्ष्य मिला हुआ है और ये कब? 7000 ईसा पूर्व से। ठीक मित्रों, ये हो गया। आगे देखते हैं गुफकराल, कृषि एवं पशुपालन मिला हुआ है। ये गुफकराल कहाँ है? भारत में, कृषि एवं पशुपालन मिला हुआ है। ठीक, अब देखिए बुर्ज होम से मैंने बताया था होम, इसका ट्रिक मैंने क्या बताया था मित्रों? होम मतलब घर होता है, तो घर में क्या है? कुत्तों के कंकाल और मानव के कंकाल मिले हुए हैं। और घर का मतलब क्या होता है? आवास होता है, तो गर्त आवास भी मिला हुआ है, बुर्ज होम। ठीक, अब देखिए संगल, कल्लू, पिकली हल और उतनूर से राख के टीले मिले हैं। तीन चीज़ याद रखिएगा, संगन कल्लू, पिकली हल, उतनूर से राख के टीले मिले हैं। आई होप ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि ये जो पूरा पाषाण काल है हमारा, इनको हम खुद तीन भागों में विभाजित करते हैं। ठीक, तो एक पूर्व पूरा पाषाण काल हो गया, एक मध्य पूरा पाषाण काल हो गया और एक उच्च पूरा पाषाण काल हो गया। ठीक, यहाँ से देखिए क्रोड के उपकरण मिले हुए हैं और इनकी विशेषताएं हस्त, कुठार, खंडक, विदारणी। ठीक है मित्रों, मध्य पूरा पाषाण काल से फलक उपकरण मिले हैं। ठीक है मित्रों, फलक उपकरण मिले हैं और ये क्या हो जाएगा? क्वार्टजाइट पत्थर से निर्मित है। जो मध्य पूरा पाषाण काल के हैं वो फलक उपकरण क्वार्टजाइट पत्थर से निर्मित हैं। इसी तरह उच्च पूरा पाषाण काल, ठीक, ये क्या? तक्षणी एवं खुरचनी मिली हुई है। ठीक, तो ये चीज़ें याद रखिएगा आप। पूर्व पूरा पाषाण काल क्रोड उपकरण, हस्त, कुठार, खंडक, विदारणी। मध्य पूरा पाषाण काल फलक उपकरण क्वार्टजाइट पत्थर से निर्मित हैं और उच्च पूरा पाषाण काल में तक्षणी एवं खुरचनी है। ठीक है मित्रों, तो आई होप ये चीज़ें समझ में आई होंगी और ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, आगे देखते हैं स्थल और संबंधित साक्ष्य। देखते हैं मित्रों, यहाँ पर ये दमदमा दे रखा हुआ है। यहाँ से क्या? एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल मिले हुए हैं। ठीक, अब दमदमा का मतलब क्या? देखिए ट्रिक समझिए। यहाँ पर दम जो होता है वो दमा ना, दमा क्या होता है? मतलब सांस फूल करके दमा की शिकायत होती है, किसी की सांस फूल रही है तो दमदमा, यानी जब एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल डाल दोगे तो सांस तो फूलने ही लगेगी और दमा हो जाएगा।
ठीक, तो दमदमा से आपको क्या मिला हुआ है, एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल मिले हुए हैं। ठीक, आदमगढ़ की बात करते हैं मित्रों। अब देखिए आदमगढ़, ये नाम से ही जैसा स्पष्ट है कि मतलब आदमी, ठीक है, आदमगढ़ का मतलब आदमी, आप समझिए आदम मतलब आदमी होता है, और यहाँ से क्या मिला हुआ है, मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में पशुपालन, ठीक, पशुपालन मिला हुआ है। अब देखिए मध्य पाषाण काल के, यहाँ पर याद रखिए मध्य पाषाण काल पशुपालन, तो ये जब आदम है, आदम मतलब जहाँ मनुष्य रहेगा तभी तो वो पशु को पालेगा, और जब पशु को पालेगा तो पशु कहाँ रहेगा, जब आप पशु को पाल रहे हो तो पशु मध्य में ही रहेगा, किसके, आदमियों के मध्य में। तो ये समझ में आया आपको, यहाँ से कोरिलेट करिए, पशु का पालन हो रहा है मध्य में, किसके, आदम के मध्य में, यानी आदमियों के मध्य में, ह्यूमन के मध्य में। तो यहाँ से हो जाएगा मध्य पाषाण काल में अंतिम चरण में पशुपालन मिला हुआ है। अब मेहरगढ़ देखिए आप मित्रों, मेहरगढ़ का क्या है, प्राचीनतम अस्थायी जीवन का प्रमाण मिला हुआ है। मेहर स्त्री को बोला जाता है, बोलते हैं ना वाइफ को मेहर, मेहर तो जहाँ भाई स्त्री रहती हैं वहीं से आपका अस्थायी जीवन स्टार्ट हो जाता है, बिना स्त्री के कोई जीवन नहीं, ये समझिए। ठीक है, पूजा भी कोई आप करते हो तो जब तक स्त्री नहीं मिलती है, वो साथ में नहीं बैठी हुई है, तब तक पूजा भी संपन्न नहीं माना जाता है, तो आपका जीवन भी संपन्न नहीं माना जाएगा। ठीक, तो मेहरगढ़ प्राचीनतम अस्थायी जीवन का प्रमाण मिला है। और यहाँ पर देखिए पाषाण संस्कृति से लेकर सिंधु घाटी सभ्यता तक के अवशेष मिले हैं। कहाँ तक, पाषाण संस्कृति से लेकर के सिंधु घाटी सभ्यता तक के अवशेष मिले, कहाँ से भाई, मेहरगढ़ से मिले। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है आपकी, कि पाषाण संस्कृति से लेकर के सिंधु घाटी सभ्यता तक के अवशेष मिले। आगे देखते हैं हम, हथनौरा दे रखा हुआ है। ठीक, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य। ठीक, देखिए हथनौरा, हाथ किसके पास होता है भाई, हाथ मनुष्य के ही पास होता है। एक प्राणी ऐसा है जिसके पास हाथ होता है, मनुष्य, वो सिर्फ हाथ से चलता नहीं है, बंदर के पास भी होता है लेकिन वो पैर का भी यूज़ होता है। तो हथनौरा, ठीक, यानी भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य। तो हाथ किसके पास है, मानव के पास है, तो भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य हो गया। और देखिए नर्मदापुरम, नर्मदापुरम से मर्द समझिए आप, नर्मदा, ठीक, तो यहाँ पर मर्द छुपा हुआ आ रहा है, तो नर्मदा हो गया, यानी मानव क्या होता है, मर्द भी होता है। और मानव को ही होश आता है भाई, मानव को ही होश आता है, जो मर्द रहता है उसे ही होश आता है कि एक्चुअल करना क्या है। तो समझिए यहाँ पर हथनौरा, हाथ किसके पास होता है, मानव का। तो भारत में सर्वप्रथम मानव का साक्ष्य मिला हुआ है, कहाँ से, नर्मदापुरम, होशंगाबाद। ठीक, अब देखिए भीमबेटका, भीमबेटका प्रागैतिहासिक चित्रकला। ठीक, भीमबेटका से प्रागैतिहासिक चित्रकला। अन्य तथ्य की हम बात करते हैं तो बुर्ज होम, देखिए होम का मतलब क्या होता है, होम का मतलब होता है घर। ठीक, और डी टेरा एवं पीटरसन ने खोजा हुआ था। तो डी टेरा का मतलब समझिए डेरा डाल दिया, टेरा का मतलब डेरा डाल दिया, होम में डेरा डाल दिया। और किसने डाल दिया, पीटरसन, यानी पीटर के सन ने। ठीक है, पीटर के सन ने, उनके पुत्र ने होम में डेरा डाल दिया। आई होप ये चीज़ें समझ में आई होंगी। आगे देखते हैं मध्य पाषाण काल से, यहाँ भारत में अस्थि पंजर का सर्वप्रथम साक्ष्य मिला हुआ है, भारत में अस्थि पंजर का सर्वप्रथम साक्ष्य मिला हुआ है। ठीक है मित्रों, आइए आगे बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में। यहाँ पर देखिए हड्डी निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा प्राप्त हुई है, कहाँ से, लोहंदा नाला क्षेत्र, बेलन घाटी से। हड्डी निर्मित, हड्डी कैसी होती है भाई, बेलन जैसे होती है। ठीक, हड्डी कैसी होती है, बेलन जैसी होती है। तो ये क्या हो गया भाई, बेलन जैसी हड्डी हो गई। तो हड्डी निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा प्राप्त हुई है बेलन घाटी से, लोहंदा नाला क्षेत्र। ओके, अब देखिए वृहत पाषाण स्मारक की पहचान की गई है। वृहत पाषाण स्मारक की पहचान है आपकी मृतकों को दफनाने के स्थल से ना, मृतकों के मतलब मृतकों को दफनाने के स्थान से क्या है, वृहत पाषाण स्मारक की पहचान की गई है। ठीक, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय स्थित है भोपाल में, ये याद रखिएगा, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ है, भोपाल में। गैरिक मृदभांड पात का नामकरण हुआ है हस्तिनापुर से। हस्तिनापुर हाथ है तो गैरिक मृदभांड, ठीक, हाथ है तो गैरिक मृदभांड हस्तिनापुर। आई होप चीज़ें समझ में आई होंगी। भारतीय पुरातत्व से संबंधित तथ्य। ठीक है मित्रों, 1861 ईस्वी भारतीय पुरातत्व के जनक कौन है, अलेक्जेंडर कनिंघम है, और उन्हें ही सर्वप्रथम भारत में पुरातत्व सर्वेक्षक नियुक्त किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा क्या मैंने बोला, 1861 भारतीय पुरातत्व के जनक अलेक्जेंडर कनिंघम को सर्वप्रथम पुरातत्व सर्वेक्षक नियुक्त किया गया। तो
पुरातत्व सर्वेक्षक किसे नियुक्त किया गया? अलेक्जेंडर कनिंघम को। 1863 ईस्वी में देखिए भारत में पाषाण कालीन सभ्यता का अनुसंधान प्रारंभ, मतलब 1863 से पाषाण कालीन सभ्यता का अनुसंधान प्रारंभ हो गया। ठीक है। 1861 देखिए, यहाँ पर देखिए 1861 ये रहा और 1871 ये रहा, तो इन दोनों में समानता है, क्या है वो देखिए। 1871 पुरातत्व सर्वेक्षण सरकार के एक विभाग के रूप में गठित हो गया। अभी क्या था, ये इनको सर्वप्रथम अलेक्जेंडर कनिंघम को 1861 ईस्वी में पुरातत्व सर्वेक्षक नियुक्त किया गया था। अब पुरातत्व सर्वेक्षण सरकार के एक विभाग के रूप में गठित हो गया, कब? 1871 में, यानी 61 में इनको पुरातत्व सर्वेक्षक नियुक्त किया गया और 1871 में क्या हो गए, 10 साल बाद सीधे इसको पुरातत्व सर्वेक्षण को एक विभाग के रूप में गठित कर दिया गया। ठीक है, यानी सरकारी हो गई ये चीज़ें। अब 1901 ईस्वी में देखिए लॉर्ड कर्जन के समय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को केंद्रीकृत कर, किसके समय? 1901 में लॉर्ड कर्जन के समय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को केंद्रीकृत कर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण नाम दिया गया। ठीक, तथा जॉन मार्शल को इसका प्रथम महानिदेशक बनाया गया। अब यहाँ देखिए लॉर्ड कर्जन के समय यानी 1901 ईस्वी में जो हमारा पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग था उसको केंद्रीकृत करके भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण नाम कर दिया गया। ठीक, अब करने के बाद यहाँ पर जॉन मार्शल को इसका प्रथम महानिदेशक बनाया गया। ठीक, ये याद रखिएगा, कब? 1901 में। ठीक, 1901 में इनको जॉन मार्शल को प्रथम महानिदेशक बनाया गया, किसका? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का। अब देखिए नोट यहाँ पर, ये है मध्य पाषाणकालीन मानव पेट भरने के लिए मछली का भी शिकार करते थे, यानी मध्य पाषाणकालीन में पेट भरने के लिए लोग मछली का भी शिकार करते थे। और मध्य पाषाण काल के औजार कौन कौन से थे? सूक्ष्म पाषाण औजार थे। ठीक है, छोटे छोटे सूक्ष्म। यहाँ से बस ये चीज़ आपको देखना है, अलेक्जेंडर कनिंघम भारत का सर्वप्रथम पुरातत्व सर्वेक्षण नियुक्त किया गया था 61 में 1800, और इसमें जॉन मार्शल को प्रथम महानिदेशक बनाया गया था। ठीक, आई होप चीज़ें समझ में आई होंगी। इतिहास, प्रागैतिहासिक काल देखिए मित्रों, और आद्य ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, इन तीनों कालों का जो विभाजन है, ठीक, वो लिखित साक्ष्यों के आधार पर किया गया है। ठीक, और अगर लिखित साक्ष्य ना हो, ठीक, अगर मैंने ये बताया कि प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, यहाँ से कोई भी साक्ष्य नहीं मिला हुआ है, मतलब लिखित साक्ष्यों का अभाव रहा है। ठीक, यहाँ पर मिला तो है लेकिन अपठित है, हम उसको पढ़ नहीं सकते, और ऐतिहासिक काल में मिला है, पढ़ भी सकते हैं। तो इनका जो विभाजन है ना, ये काल का जो विभाजन है वो लिखित साक्ष्यों के आधार पर किया गया है, तभी इसको प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक काल कहते हैं। ठीक, अब देखिए अगर ये बोला जाए कि लिखित साक्ष्यों को अगर छोड़ दे तो हम बोले पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर अगर बोला जाए तो प्रागैतिहासिक काल को ही क्या बोल दिया गया है? पाषाणकालीन सभ्यता। अब पाषाणकालीन सभ्यता इसलिए इसको बोल दिया गया है क्योंकि यहाँ से हमें पाषाण मतलब पत्थरों के साक्ष्य उपलब्ध हुए। ठीक है मित्रों, और आद्य ऐतिहासिक काल, यहाँ से कांसा उत्पन्न हुआ है, उसके साक्ष्य मिले हैं, तो हम कांस्य युगीन सभ्यता या फिर हड़प्पा सभ्यता या फिर सिंधु घाटी सभ्यता इसको कहते हैं। ठीक, और ये जो ऐतिहासिक काल है, यहाँ से अगर हम साक्ष्य की बात करते हैं तो सारी चीज़ें लगभग क्या हो गई हैं, मतलब 6ठी शताब्दी से ये स्टार्ट हुआ है, लगभग 6ठी शताब्दी से ऐतिहासिक काल बोलते हैं, तो लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से इस काल का स्टार्टिंग हुआ, ये बात समझिएगा। तो आई होप ये तीनों चीज़ें समझे आप। प्रागैतिहासिक काल को प्रागैतिहासिक काल या फिर पाषाण काल क्यों कहते हैं? प्रागैतिहासिक काल इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ लिखित साक्ष्य उपलब्ध ही नहीं हुए हैं। ठीक, और इसको पाषाण काल क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पत्थर की चीज़ें मिली हैं, पत्थरों के साक्ष्य मिले हुए हैं। अगर मैं इसकी बात करता हूँ आद्य ऐतिहासिक काल से, तो लिखित साक्ष्य तो उपलब्ध हुए हैं, ठीक, लेकिन उनको हम पढ़ नहीं सकते। और अगर पुरातात्विक साक्ष्यों की हम बात करते हैं तो कांसा वगैरह पाया गया है, इसलिए इसको क्या कहते हैं हम? कांस्ययुगीन सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता, ये सारी चीज़ें कहते हैं। ऐतिहासिक काल की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ से अगर हम लिखित साक्ष्यों की बात करते हैं तो मिला है हमें, हम उनको पढ़ भी सकते हैं। ठीक, और पुरातात्विक साक्ष्य की अगर बात हम करते हैं तो लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से प्रारंभ हो गया है। ये भी बातें समझ में आई होंगी आपको। आगे देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं।
जैसे ये बोल रखा हुआ मध्य पुरा पाषाण काल को फलक संस्कृति कहते हैं। मैंने आपको बताया था कि ये जो हमारा पुरा पाषाण काल है इसको हमने खुद 3 भागों में विभाजित किया है। ठीक है मित्रों, तो इसको 3 भागों में विभाजित किया है। किसको? पुरा पाषाण काल को। एक पूर्व पुरा पाषाण काल, ठीक, और एक मध्य पुरा पाषाण काल और एक उच्च पुरा पाषाण काल। तो उपकरणों के आधार पर देखते हैं तो ये जो मध्य पुरा पाषाण काल है ना, यहाँ से फलक उपकरण क्या हुए हैं? प्राप्त हुए हैं। जब फलक उपकरण प्राप्त हुए हैं, और फलक उपकरण कैसे? क्वार्टजाइट पत्थर से निर्मित, क्वार्टजाइट पत्थर से निर्मित। तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? फलक संस्कृति, क्योंकि मध्य पुरा पाषाण काल से फलकों की अधिकता के कारण इन्हें हम बोलते हैं, क्योंकि फलक उपकरण प्राप्त हुए। अब ये देखिए 14 मानव कंकाल प्राप्त हुए, यानी 14 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं लंघनाज गुजरात से। जहां से भाई 14 ठो मानव कंकाल प्राप्त हुए वो तो नाज करेगा ही ना। और रात गुजरात, तो रात गुजारते गुजारते 14 ठो मानव, मतलब किसी की रात गुजारते गुजारते क्या हो गया? कंकाल बन गए ना, एकदम मूर्ति बन गए, कंकाल बन गए। तो लंघनाज से क्या हो गए भाई? 14 ठो मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। देखिए यहाँ पर मध्य भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में सर्वप्रथम जानकारी प्राप्त हुई है 1867 से 68। अब देखिए 1867 से 68, ठीक, तो कितना अच्छा नंबर है। देखो एक बार यहाँ पर 1867 से 68। अब देखिए ये 8 है, ये 7 है, ये 6 है, यानी क्या कहोगे आप? 6 7 8। ठीक है मित्रों, 6 7 8, 1867 से 68। ठीक है, 67 से 68, ये याद रखिएगा। आगे हम बात करते हैं भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाले स्थल लहुरा देव से प्राप्त चावल का समय निर्धारित किया गया है। ठीक समझिए यहाँ पर क्या कह रहा है ये पॉइंट, कि भारतीय उपमहाद्वीप में, मैंने आपको एक वीडियो बनाई है उपमहाद्वीप से रिलेटेड, ठीक, तो भारतीय उपमहाद्वीप प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाले, कौन से भाई? प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाले। इसको थोड़ा सा जूम करते हैं हम। तो देखिए प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाले स्थल लहुरा देव, कौन से कृषि साक्ष्य? प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाले स्थल लहुरा देव से चावल का समय निर्धारित किया गया है। क्या? 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व के मध्य। ठीक है, तो इस पॉइंट को समझिए कि भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य अगर पूछा जाएगा तो वो लहुरा देव से प्राप्त हुआ है, वो भी चावल प्राप्त हुआ। और कब प्राप्त हुआ है? 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व के मध्य। यहाँ पर देखिए भारतीय उपमहाद्वीप 7000 ईसा पूर्व के लगभग गेहूं के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? गेहूं के 7000 ईसा पूर्व गेहूं के मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। आपको बताया था मैंने मेहरगढ़ क्यों। देखिए औरतों को मेहर, मेहर मतलब स्त्री होती है, ठीक, तो स्त्री को गेहूं की रोटी बनाने आती है, यानी रोटी बहुत अच्छी से बनाने आती है। तो मेहरगढ़ से गेहूं के मिले हैं। और कहाँ से भाई? ये 7000 ईसा पूर्व। और अगर लहुरा देव की बात करता हूँ तो 9000 से 7000 ईसा पूर्व के मध्य, वहाँ से चावल के मिले हुए हैं। लहुरा देव से चावल, ठीक, लहुरा देव से चावल मिले हुए हैं आपको, और मेहरगढ़ से आपको गेहूं मिले हुए हैं, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं लहुरा देव के बाद चावल के साक्ष्य वाला दूसरा प्राचीन भारतीय नौपाषाणिक स्थल। ठीक, अब देखिए यहाँ पर चीज समझिए, नौपाषाणिक स्थल या नौपाषाणिक काल वही है ना। नौपाषाणिक काल क्या है? जहां पर आपको खाद्यान्नों का मतलब सर्वप्रथम उत्पादन किया गया था। नौपाषाण काल में मैंने बताया था, वीडियो देखिएगा आप, पाषाण काल को मैंने डिफाइन किया हुआ है, वहां पर देखिए कि नवपाषाण काल में ही खाद्यान्नों का सर्वप्रथम उत्पादन स्टार्ट हो गया था, आगों का प्रयोग भी किया गया था। और ये एक बहुत ही उनकी क्या थी? महत्वपूर्ण उपलब्धि टाइप थी। ठीक है मित्रों, तो ये बातें आपके समझ में आई हैं। लहुरा देव के बाद चावल के साक्ष्य, किसके बाद? लहुरा देव के बाद चावल के साक्ष्य वाला दूसरा प्राचीन स्थल कौन सा है भाई? कोलडिहमा है। ठीक है, यहाँ से क्या मिला हुआ है? चावल की भूसी मिली हुई है। मक्का का प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ है कहाँ से? मैक्सिको से। अब मक्का भाई मैक्सिको। अब गुफ कराल का अर्थ क्या होता है? कुलाल। देखिए कराल, यहाँ से समझिए कराल। छोटे बच्चे र को नहीं बोल पाते, वो ल बोलते हैं।
र को ल बोलते हैं छोटे बच्चे, तो कलाल, कलाल से गुफ, कलाल से कुलाल, समझिए, समझिए बात को, ये गुफ कराल लिखा हुआ है, इसको कराल ना समझ करके कलाल समझिए। अब जब कलाल समझोगे तो भाई ये कुलाल हो जाएगा। आई होप ये चीज़ें समझ में आई होंगी। देखिए क्वेश्चन आता है, क्या आता है वो बताते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप है ये, जिसमें लहुरा देव है जो कि भारत में पड़ता है, और मेहरगढ़ है जो कि पाकिस्तान में पड़ता है। ठीक है मित्रों, तो यहाँ पर लहुरा देव यानी भारत में कृषि चावल का प्राचीनतम साक्ष्य मिला हुआ है, और ये कब मिला हुआ है, 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व के मध्य। ये याद रखिएगा, कृषि चावल का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है कहाँ से, 9000 से 7000 ईसा पूर्व के मध्य। और मेहरगढ़ पाकिस्तान की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ से गेहूं का प्राचीनतम साक्ष्य, यहाँ से चावल का, कृषि चावल का मतलब चावल का साक्ष्य मिला हुआ है, और मेहरगढ़ से गेहूं का, ये 7000 ईसा पूर्व मिला हुआ है। ठीक है मित्रों, तो इस प्रकार क्या निष्कर्ष निकल के आया है कि चावल का या कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य वाला स्थल लहुरा देव है, चावल या कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य वाला। ठीक, तो लहुरा देव से क्या मिला आपको भाई, चावल मिला है, और ये 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व के मध्य मिला हुआ है। इसी तरह मेहरगढ़, देखो मेहर मैंने बताया था, मेहर मतलब औरत होती है, तो औरत क्या करती है भाई, रोटी बहुत अच्छा बना लेती हैं, तो गेहूं के प्राचीनतम साक्ष्य यहाँ से मिले हैं 7000 ईसा पूर्व से। आई होप ये चीज़ें समझ में आएंगी। सीधा सीधा क्वेश्चन निकल के आता है कि प्राचीनतम साक्ष्य चावल का जो मिला हुआ है वो कहाँ से मिला हुआ है, तो आपका आंसर होगा लहुरा देव से। ठीक, प्रमुख ताम्र पाषाणिक बस्तियों का विस्तार देखेंगे इसमें हम। ठीक है दोस्तों, तो देखेंगे कहाँ कहाँ से क्या क्या बस्तियाँ थीं और उनका क्षेत्र कहाँ कहाँ था। ठीक, तो ये ताम्र पाषाणिक संस्कृति भी आप इसको कह सकते हो। ठीक, अब देखिए जैसा कि नाम से स्पष्ट है, ताम्र पाषाणिक यानी तांबा एवं पाषाण यानी पत्थर। ठीक, तांबा एवं पत्थर, तो ताम्र पाषाणिक का मतलब क्या हो जाएगा, तांबे एवं पत्थर के प्रयोग की अवस्था। ठीक, आई होप ये चीज़ें समझ में आएंगी। अब देखिए तांबा मानव द्वारा प्रयुक्त प्रथम धातु है। अब कैसे, तब, तब क्या हुआ, तब क्या हुआ, ये कौन बोलता है, मानव बोलता है, हरदम बोलता है तब तब तब, तब क्या हुआ बताओ, तो तांबा मानव द्वारा प्रयुक्त प्रथम धातु है। ठीक, यहाँ से हम देखेंगे, जैसे ये देखिए, आपको मैं पूरी स्लाइड दिखा देता हूँ। ये है कुछ ऐसे, यहाँ पर है प्रमुख ताम्र पाषाणिक बस्तियों का विस्तार, जैसे दक्षिण पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश और पश्चिमी महाराष्ट्र, पूर्वी भारत, अन्य स्थल। ठीक है मित्रों, तो एक एक को बारी बारी हम देखेंगे और बहुत ही डिटेल से देखेंगे, जो चीज़ें बहुत ही आसानी से आपके दिमाग में समझ में आएंगी। ठीक, तो चलिए पहले हम ये देखते हैं। देखिए यहाँ पर मित्रों, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान से। ठीक, अब देखिए राजस्थान, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान। ठीक है मित्रों, यहाँ पर बनास घाटी में स्थित होने के कारण बनास संस्कृति नामकरण हो गया है। ठीक, तो बनास संस्कृति क्यों नामकरण हो गया, क्योंकि यह बनास घाटी में स्थित था। ठीक, ताम्र पाषाणिक संस्कृति को, तो ये बनास संस्कृति का नामकरण हो गया है। ताम्र पाषाणिक संस्कृति को ही बनास संस्कृति एक तरह से बोल दिया गया है। तो देखिए दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, ये याद रखिएगा। अब मैं ट्रिक बताता हूँ कैसे कैसे आपको। तो बनास की घाटी में स्थित होने के कारण बनास संस्कृति। अब राजा क्या होता है भाई, राजा सबका बना देता है। ठीक, राजा, राजस्थान राजा सबका बना देता है, तो बनास संस्कृति हो गया राजस्थान। ठीक, ये याद रखिए। अब देखिए प्रमुख स्थल की हम बात करते हैं, आहाड़, जिसका प्राचीन नाम है ताम्रवती। भाई आहाड़ ताम्र पाषाणिक युग की या संस्कृति की हम बात कर रहे हैं, तो ताम्रवती, आहाड़ का नाम ताम्रवती, बागौर हो गया, बालाथल हो गया, और उजियाना हो गया, गिलुंद हो गया। तो गिलुंद को हम छोड़ते हैं, सबसे पहले यहाँ देखते हैं आहाड़, बागौर, बालाथल, उजियाना। अब देखिए बागौर से आप गोड़ समझिए, गोड़ या गोड़, गोड़ जिसको पैर कहते हैं। ठीक, गांव में बोलते हैं ना गोड़। ठीक, तो ये गोड़ और पैर, ये आहाड़ से हाथ। ठीक, हाथ या हाड़, हाड़ या हाथ, तो हाथ गोड़। ठीक, हाथ गोड़ क्या, राजस्थान, हाथ गोड़ राजा का हाथ गोड़ या बालक का हाथ गोड़, आप बालक का ही समझिए। तो आहाड़ से हाथ हो गया, और बागौर से गोर हो गया, बालाथल बालक हो गया, उजियाना उजिया देता था।
उजिया देता था मतलब एकदम परेशान कर देता था। ठीक है मित्रों, अब देखिए जब बालक कोई है परेशान कर देता था, हाथ गोड़ है उसके पास यानी आहाड़ बागोर और बालाथल से बालक हो जाएगा उजियाना, उजिया देता था। तो बालक उजिया देता था यानी बालाथल और उजियाना, तो उसको क्या करते थे लोग, चार दीवारी में बंद कर देते थे। तो चार दीवारी युक्त घर का साक्ष्य मिला हुआ उसको एक घर बनाते थे चार दीवारी युक्त और उसी में बंद कर देते थे। तो बालक जो उजिया देता था, सबको परेशान कर देता था, वो उजियाना छोड़ दिया, अब परेशान नहीं करेगा। तो आई होप ये चीज़ें समझ में आई होंगी। ठीक, आहाड़ हाथ हो गया, बागोर गोड़ हो गया यानी पैर हो गया, आहाड़ बागोर और प्राचीन नाम आहाड़ का क्या हो जाएगा, तांबोवती हो जाएगा। ठीक, अब देखिए गिलुंद की बात करते हैं। गिलुंद से जैसा नाम से स्पष्ट है, गिल, गिल मतलब क्या होता है, गीला गीला। ठीक, प्रमुख स्थल की हम बात कर रहे हैं मित्रों, कहाँ के, राजस्थान के, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के। तो गिल जब गिल हो जाएगा तो उसको हम पकाएंगे, तो कहीं कहीं पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ है। गिलुंद से जब गीला हो जाता है तो उसको पकाते हैं तो ये टाइट हो जाता है, तो क्या होगा, पक्की ईंटों का प्रयोग हो गया। अब देखिए ताम्र पाषाणी युग पढ़ रहे तो तांबे के टुकड़े प्राप्त हुए हैं गिलुंद से, और ये चार दीवारी युक्त घर के साक्ष्य मिले हैं यहाँ से भी, यानी गिलुंद से चार दीवारी घर के साक्ष्य हो गए। और मिट्टी, मिट्टी कैसी होती है, गिल्ल होती है, तो मिट्टी के इमारत के साक्ष्य मिले। मतलब क्या क्या चीज़ें मिली हैं आप याद रखिए। यहाँ से देखिए, यहाँ से आपको मिला है गिलुंद से चार दीवारी युक्त घर का साक्ष्य, मिट्टी की इमारत का साक्ष्य, यहाँ घर का साक्ष्य मिला है, यहाँ इमारत की साक्ष्य मिला है, मिट्टी की इमारत है भाई, और चार दीवारी युक्त घर का साक्ष्य यहाँ है। ठीक, और कहीं कहीं पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ है और तांबे के टुकड़े प्राप्त हुए हैं, ये याद हुआ। यहाँ मैंने भी ये बताया था, आहाड़ बागोर मतलब आहाड़ मतलब हाथ हो जाएगा नाम, तांबवती हो जाएगा, बागोर गोड़ हो जाएगा। ठीक, बालाथल देखिए, बालाथल बालक क्या करता था, उजिया देता था ना, उजिया देता तो उसको चार दीवारी घर में बंद कर देते थे। ठीक, तो बालाथल और उजियान हो जाएगा। आई होप ये समझ में आया होगा। तो दक्षिणी पूर्वी राजस्थान ये आपका क्लियर हो गया। ठीक, बनास की घाटी में बनास संस्कृति हो गया, आहाड़ हाथ गोड़ बालक उजिया देता था, और ये गिलंद हो गया, ये सारी चीज़ें। ठीक, अब देखिए हम बात करते हैं पश्चिमी मध्य प्रदेश की। ठीक है मित्रों, तो देखिए मालवा से चरखे एवं तकलियों के साक्ष्य मिले हैं। मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश मालवा, जैसे आप किसी का माल लेने जाते हो, कोई चीज़ें खरीदने जाते हो तो बोलते हैं माल लावा, माल लावा यानी मालवा। तो माल किस किस चीज़ का था, चरखे और तकलियों का। ठीक है, चरखा और तकली बेचता था, तो माल लावा भाई किसका माल लाए, चरखा और तकली लेके आवा यार। ठीक, ये बोलते हैं। अब देखिए कायथा हो गया, तो कायथा 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 भाई काय परेशान कर रहे हो, का था बताओ। जब पूछोगे आप का था तो बोलेगा 28 तो कंगन थे, किसके, तांबे के थे, क्योंकि ताम्र पाषाणिक संस्कृति की बात कर रहे हैं, ताम्र पाषाणिक युग की बात कर रहे हैं। तो का था भैया, का था तो तांबे का 28 तो कंगन था, और का था, इसके साक्ष्य मिले हैं। फिर यहाँ की बस्तियाँ किलाबंद थी। अब देखिए जब कंगन कहीं रहेगा 28 तो तांबे का, तो वहाँ की बस्तियाँ जो होंगी, घर और होंगे, वो सब किले बंद रहेंगे, तो बस्तियाँ ही, पूरी बस्ती ही किला बंद कर दी। अब भाई 28 तो कंगन था, पूछेगा काय था, सब पूछेंगे क्या था क्या था, तो सब बोलेंगे 28 तो कंगन था यार, 28 तो कंगन था। तो बोलते हैं अब यहाँ की पूरी बस्ती को ब्लॉक कर दो, किला बंद कर दो, कोई हमारा कंगन तांबे का ना ले जा पाए। ठीक, आई होप ये चीज़ें समझ में आएंगी। यहाँ क्या था, माल लाओ किसका, चरखे और तकलियों का माल लाओ भाई, चरखे और तकलियों का माल था। यहाँ क्या था 28 तो कंगन था तांबे का, इसका साक्ष्य मिला। और यहाँ की बस्तियाँ जब तांबे की कंगन है तो इसको क्या कर दिया, किला बंद कर दिया। अब देखिए एरड़, एरड़ से आप समझिए रण, रण मतलब होता है युद्ध करना, लड़ाई करना। तो जब आप रण करोगे तो अपने राज्य को सुरक्षित करने के लिए पहले के राजा महाराजा क्या करते थे, किला बंदी करते थे। तो इसका भैया नाम ही एरड़ है यानी रण, तो ये हरदम रड़े करता था, लड़ाई ही करता था। देखिए मैं स्टोरी बता रहा हूँ, ट्रिक बता रहा हूँ, समझिएगा। तो जब इसका नाम ही रण है तो ये भैया किले बंद बस्तियों का साक्ष्य तो वहाँ से मिलेगा ही, क्योंकि हरदम लड़ता था। ठीक, तो ये अपनी बस्तियों को किले बंद कर लिया। आई होप चीज़ें समझ में आई होंगी। सारी चीज़ें ट्रिक पे बेस्ड हैं, बस आपको समझना है। जो मैं बता रहा हूँ उसको विजुअलाइज करिए, वो इमेज आपके माइंड में आना चाहिए, जैसे लग रहा है कि सारी चीज़ें मेरी आंखों के सामने चल रही हैं। ठीक है मित्रों, अब देखिए नवादा टोली, तो नवादा टोली को समझिए डोली, नवादा डोली ना, यानी नई डोली। डोली, डोली क्या होती है मित्रों, अब डोली किसकी है भाई, यहाँ डोली स्त्री की नहीं है, औरत की नहीं है, दुल्हन की नहीं है, यहाँ डोली बनी है भाई खरगोश की, खरगोन जिले में स्थित है। तो डोली खरगोश की बनी। अब खरगोश को भी पिंजरे में बंद करके रखते हो ना, तो पिंजरे ना बोल के इसको डोली बोलिए। तो खरगोन जिले में स्थित है नवादा डोली, और इसका उत्खनन करता संकालिया। ठीक है, एचडी संकालिया। अब देखिए जब डोली होती है, ठीक है,
डोली क्या है, चौकोर एवं वृत्ताकार, ठीक, घरों के साक्ष्य मिले। अब यहाँ से समझिए जो खरगोश का पिंजरा है यानी जो डोली है वो कैसी होती है, वृत्ताकार भी होती है, ठीक, और चौकोर भी होती है, नहीं तो भाग जाता है ना। पिंजरा कैसा होता है खरगोश का, वृत्ताकार भी होता है और चौकोर भी होता है। तो आई होप ये चीज़ें समझ में आऊँगी। ठीक है, तो मालवा का क्या मैंने बताया, ठीक है मित्रों, मालवा का मैंने बताया कि भाई माल ला, चरखे और तकलियों को लाओ, तो चरखे और तकलियों के साक्ष्य हो जाएंगे। कायथा का क्या हो जाएगा, कायथा, काथा, ठीक है, काथा, तो काथा क्या था भाई, ताबे के 28 ठो कंगन थे, यानी उनका साक्ष्य था। और जब 28 ठो कंगन रहेंगे भाई तो यहाँ की बस्तियाँ किलाबंदी तो होंगी, दरवाजे के लोग किला बंद कर देंगे, तो बस्ती की तो बात ही अलग है, उसको भी लोग किला बंद कर देंगे। फिर एरड़, एरड़ में मैंने बताया कि भाई रण, नाम ही इसका रण है, ठीक है, और जब नाम रण है तो भाई लड़ना तो पड़ेगा ही, ठीक, तो किले बंद बस्तियों के साक्ष्य मिले यहाँ से। पहले देखते थे, मैंने क्या बताया कि जो किला होता था, जो अपना राज्य होता था, उसको उसकी लोग किलेबंदी कर देते थे, ठीक, तो भाई नाम ही जिसका रण है तो वहाँ डेली झगड़े लड़ाई होंगे, तो वो अपनी बस्तियों को क्या कर देते, किले बंद कर देते। ये बस्तियों के साक्ष्य हो गए, किले बंद बस्तियों के साक्ष्य हो गए। नवादा टोली को मैंने बताया भाई, टोली को समझिए डोली, ठीक, और जब डोली आप समझेंगे तो भाई खरगोश, खरगोन समझिए, खरगोन को खरगोश समझिए, तो ये खरगोन जिले में है। इसका उत्खनन एच डी संकालिया ने किया था। और ये चौकोर एवं वृत्ताकार घरों के साक्ष्य मिले। चौकोर खरगोश का घर कैसा होता है, यानी खरगोश का जो घर होता है या तो उसका चौकोर होगा या तो वृत्ताकार होगा। कैसे बनता है खरगोश का रहने का, कैसे बनता है, ठीक, ऐसे ही बनता है। अब देखिए भाई आगे हम बात करते हैं, ये समझ में आ गया। अब पश्चिमी महाराष्ट्र की बात करते हैं, तो यहाँ पर आप देखिए समझने वाली क्या बात है। पश्चिमी महाराष्ट्र में आप ये समझिए कि अहमदानगर यानी अहमदनगर जो है, अहमदनगर का जो ज़िला है, ठीक, और पुणे का जो ज़िला है, अहमदनगर और पुणे के जो ज़िले हैं ये क्या है भाई, इन दोनों ज़िलों के सभी ताम्रपाषाणिक पुरास्थल जोरवे संस्कृति के अंतर्गत आते हैं। यानी अहमदनगर ज़िला और पुणे का ज़िला, ठीक है, इनमें जो पुरास्थल हैं वो जोरवे संस्कृति के अंतर्गत आते हैं। और मैंने उसमें राजस्थान में क्या बनाया था, बताया था बनास संस्कृति, ठीक है। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान को मैंने क्या बताया था, याद रखिएगा, दक्षिणी ये ताम्रपाषाणिक संस्कृति है, तो दक्षिणी पूर्वी राजस्थान को मैंने बताया था बनास घाटी में स्थित था, इसलिए बनास संस्कृति हो गया, इसका बनास संस्कृति नाम पड़ गया। और यहाँ पर मैंने बताया आपको, किसमें, महाराष्ट्र में मैंने क्या बताया आपको कि ये जोरवे संस्कृति, ठीक है, अहमदनगर जिला और पुणे जिला। अब देखिए समझिए यहाँ पर, तो अहमदनगर जिला से आप ये समझिए जोरवे, ये जोरवे जो है, और नेवासा और दैमाबाद, ठीक, इसकी ट्रिक देखिए। तो अहमदनगर जिला जोरवे संस्कृति बताया तो ये जोरवे हो गया। और नेवासा से क्या मिला हुआ है, नेवासा से आपको पटसन का साक्ष्य मिला हुआ। अब देखिए नेवासा किसको मिलता है भाई, नेवासा किसको मिलता है, बोलते हो कि ना नेवासा मिला है, जैसे तो सन को मिलता है ना, पटसन। देखिए जैसे होता है कि शादी वगैरह होती है, अगर वधू पक्ष वाले के पास कोई भी लड़का नहीं है तो दुल्हा को ही उसकी सारी ज़मीन जायदाद मिल जाती है ना, तो ये नेवासा मिल गया भाई। अब जब नेवासा मिल गया तो किसको मिल गया, सन को मिल गया ना, तो ये नेवासा से आपको मिल गया पटसन का साक्ष्य मिल गया, ठीक है। अब पटसन भी समझ लीजिए, देखिए पटसन वो बेटी से शादी हो गई ना, तो शादी पट करके ही हो गई ना, दोनों का रिश्ता पट गया, आपस में मेल जोल हो गया तो शादी हो गई, इसलिए नेवासा का क्या हो जाएगा भाई, नेवासा का हो जाएगा पटसन के साक्ष्य। और दैमाबाद, दैमाबाद का मित्रों देखिए यहाँ पर थोड़ी सी समझने वाली चीज़ है। वो क्या समझने वाली चीज़ है कि ये जो दैमाबाद है अब तक का जितने भी जोरवे स्थलों ना, ये देखिए दैमाबाद अब तक ज्ञात 200 जोरवे स्थलों में सबसे बड़ा है ना। दैमाबाद जो है ये तो जोरवे संस्कृति हो गई, ठीक। अब जोरवे संस्कृति जब हो गई तो 200 जोरवे स्थलों में से ये सबसे बड़ा है। कौन सा, दैमाबाद। पूछता है कि सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, तो आप बताओगे दैमाबाद है, ठीक। आई होप ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अब देखिए यहाँ से पुणे जिला समझिए आप, पुणे से कुछ चीज़ें हमको मिला हुआ है वो देखते हैं। प्रकाश, नासिक, इनाम गाँव, चंदौली, सोनगांव, ठीक। अब देखिए सोना चांदी, ठीक, सोनगांव को सोना समझिए, चंदौली को चांदी समझिए। सोना चांदी में क्या होता है, प्रकाश होता है, सोना चांदी में क्या होता है,
प्रकाश होता है, ठीक। अब देखिए, तो इतना क्लियर हो गया सोना चांदी और प्रकाश, ठीक। अब देखिए ये आप समझिए इनाम गाँव। तो इनाम का मतलब क्या होता है? इनाम का मतलब होता है किसी को इनाम देना। इनाम किससे देते हो भैया? आप अपने हाथ से देते हो। तो हाथ में कितनी उंगलियां हैं? 5 उंगलियां हैं, ठीक। तो 5 कमरों वाला एक मकान, ठीक, ये समझिएगा। इनाम दोगे, हाथ से दोगे तो 5 कमरों वाला क्या हो जाएगा? एक मकान हो जाएगा। हाथ मुट्ठी में 5 ही उंगलियां होती हैं ना, तो ये हो गया। अब देखिए, किले बंद एवं खाई से घिरी हुई बस्ती। तो भाई जब इनाम गांव वाला कमरा होगा, ये समझिए जिसमें ढेर सारा इनाम रखा होगा, तो उसकी तो किलाबंदी करेंगे ही, क्योंकि चुरा करके चुरा ले जाएंगे। तो जब किलेबंदी आप करोगे तो क्या है, उसकी किलेबंदी भी करोगे और इतना उसको मतलब प्रोटेक्ट कर दोगे कि खाई से घिरी हुई बस्ती ना, किनारे किनारे खाई लगा दोगे, मतलब एकदम ये सारी चीज़ें। तो ये हो गया। और मातृ देवी की प्रतिमा, अब इनाम जब मिल रहा है तो उसमें मातृ देवी की प्रतिमा भी है ना, इनाम है, मातृ देवी की प्रतिमा भी है। तो क्या बताया? सोना चंदा ना, यानी सोना चांदी का प्रकाश, ठीक। सोना चांदी का प्रकाश हो गया और इनाम हो गया। तो इनाम भाई किसको मिलेगा? इनाम गांव से क्या क्या साक्ष्य मिले हैं? इनाम गांव से मैंने बताया 5 कमरों के वाला एक मकान मिला हुआ है, किले बंदी एवं खाई से घिरी हुई बस्ती मिली हुई है, और देवी मतलब मातृ देवी की एक प्रतिमा मिली हुई है। तो ये चीज़ क्लियर हो गया। अब आइए मित्रों देखते हैं पूर्वी भारत में, ठीक। पूर्वी भारत में क्या है? चिरांद, पांडु, राजर डीवी और महिषदल। अब देखिए महिषदल यानी महिष बैल, महिषा ना, जो होता है वो चीर देता है, फाड़ देता है। अगर उसके दल के बीच में आ गए, जैसे ढेर सारे बैल दौड़ रहे हैं, ठीक, उसके बीच में आ गए तो आपको चीर फाड़ देंगे, ठीक। चिरांद चीर देंगे, पांडु फाड़ देंगे, ठीक है। तो पूर्वी भारत से आप ये समझिएगा चिरांद, पांडु, राजर डीबी और महिषदल। इसी तरह अन्य स्थल की हम बात करते हैं, जैसे बिहार से हो गया सेनुवार हो गया, सोनपुर, ताराडीह हो गया, और पूर्वी उत्तर प्रदेश से खैराडीह, नरहन, ठीक है मित्रों। तो आई होप ये चीज़ें समझ में आई होंगी आपको।